अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। पशुओं में होने वाली ब्रूसीलोसिस रोग के लक्षण और उपाय योजना। बीजों को खरीदते और उसके अंकुरण के समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण पहलू। अपने हरियाणा के बहुत से किसान भाई आगामी आने वाले दिनों में धान की नर्सरी डालेंगे, लेकिन उन्हें नर्सरी से स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इस समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि खेत की तैयारी, प्रजातियों का चयन इत्यादि। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आइए मिलते हैं कुरुक्षेत्र के कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह से। धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की तकनीक। किसान भाइयों, धान की सफल खेती का मुख्य आधार स्वस्थ नर्सरी, उन्नतिशील प्रजातियां तथा इसकी खेती में समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्य हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन तथा सिंचाई है, जिसको हम सही तरीके से करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और आज के अंश में हम बताएंगे कि धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे उगाए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार है। तो आइए पहले जानते हैं अपने प्रदेश हेतु धान की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं। नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार धान की नर्सरी मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वेट नर्सरी, जिसे गीली विधि नर्सरी भी कहते हैं, दूसरी ड्राई नर्सरी यानी कि सूखी नर्सरी, तथा तीसरी डेपांग नर्सरी, जिसे मैट नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए तथा जुताई के समय 4 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जुताई कर गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पड़लर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। खेतों में पड़लर को 3 बार 5 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि नर्सरी की अंतिम लेवलिंग के पहले नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके लेवलिंग का कार्य संपन्न करें। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए, जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी न ज्यादा घनी हो न ही ज्यादा बिरली। साथ ही यदि नर्सरी ज्यादा घनी है तो जिंक की कमी के कारण खैरा रोग का प्रकोप देखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे
कि ज्यादा पानी के जमाव के कारण पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना रहती है। बीज चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत है, उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। बीज उपचार किसी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत आवश्यक है। और अभी जैसे आप पता है कि धान की बिजाई की शुरू हो जाएगी, तो धान की बिजाई में बीज उपचार के लिए अगर किसान भाई घर का बीज लेते हैं तो उसके उपचार के लिए हमें 1% साल्ट सोल्यूशन में बीज उपचार करना चाहिए। और अगर किसान भाई मार्केट से लेते हैं तो उसको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कुछ बीज हैं जो मार्केट में उपचारित मिलते हैं। इसके अलावा कुछ PR वैरायटीज़ हैं या बासमती वैरायटीज़ हैं, उसमें बीज उपचार आवश्यक है। मेन जो बीज उपचार का तरीका है वह 10 लीटर पानी में और 1 किलो बीज और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 10 ग्राम बेविस्टिन का घोल बना लें और इस घोल में कम से कम 24 घंटे बीज को भिगोएं। इसके बाद बीज को बाहर निकाल लें और इसको तकरीबन 12 घंटे तक इस बीज को छाया में सुखाएं। और छाया में सुखाने के बाद जब ये बीज तैयार हो जाएगा उसके बाद ही खेत में नर्सरी में बीज बिजाई करनी चाहिए। हाँ, नर्सरी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 घंटे तक छाया में सुखानी है, उसके एकदम बाद से हम नर्सरी की बिजाई कर सकते हैं। हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा पानी की कमी को देखते हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र ज़िले में तकरीबन 38 मीटर तक वाटर लेवल जा चुका है, तो 15 मई से पहले धान की बिजाई और 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, द हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया गया है। इसमें अगर कोई किसान 15 मई से पहले धान की बिजाई और 15 जून से पहले धान की रोपाई करता है तो उसमें विभाग के पास पावर है कि उस धान की नर्सरी को या लगाई गई धान को नष्ट कर सकता है। अक्सर जब दुधारू पशु गर्भ धारण करता है तो उस दौरान पशुओं में ब्रूसिलोसिस रोग होने का खतरा हो जाता है और इस कारण से पशुओं के गर्भ में मौजूद बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पशु शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप पशुपालकों का काफी नुकसान होता है। ऐसे में पशुपालक भाई अपने पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लवास के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर NK महाजन से। पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है जिसको बोलते हैं संक्रामक गर्भपात। ये हर किस्म के पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर सभी पशुओं में हो जाती है। इस बीमारी ये एक कीटाणु जनित रोग है जिसको ब्रुसेला कीटाणु होता है उससे फैलती है और इस बीमारी को ब्रुसेलोसिस की बीमारी बोलते हैं। हरियाणा प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। इस मौसम में पशुओं में अक्सर बीमारी हो जाती है जो कि काफी जानलेवा है। ये हमारे हरियाणा में पिछले कुछ सालों में इसका प्रकोप काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इसके बारे में काफी किसान भाइयों को जानकारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो जब पशु गाभन होता है तो उसके 7 से 9वें महीने में इस बीमारी के कारण गर्भपात हो जाता है पशु का। पहली बार उसका गर्भपात होगा, लेकिन अगली बार उसका जो बच्चा होगा वो ठीक से नॉर्मल पैदा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी जेर निकलेगी और जेर के साथ जो मैला निकलता है उसमें वो कीटाणु सारी उम्र उसके जो भी बच्चा पैदा करेगा वो कीटाणु उसके निकलते रहेंगे। और वो एक कीटाणु ऐसा है जो आदमियों में भी बीमारी पैदा करता है और आदमियों में बुखार आता है और वो बुखार टूटता नहीं है। वो दोपहर बाद बुखार चढ़ेगा, जोड़ों में दर्द होती है और कहीं भी ये कीटाणु जाके सेटल हो जाता है, चाहे दिल में चला गया, हार्ट में चला गया, जोड़ों जॉइंट में चला गया, फेफड़ों में चला गया, जहाँ भी जाएगा वहाँ के लक्षण आएंगे।
तो इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। जब भी कोई इस तरह का पशु अबॉर्शन होता है या गर्भपात होता है, चाहे वो नॉर्मल किसी और कारण से हो, आप जो भी उसको संभालता है घर में, चाहे बहनें हैं, माताएं हैं या आदमी जो भी उनको संभालते हैं, उस टाइम जब बच्चा का गिरता है, ये ध्यान रखें कि उसको नंगे हाथ से ना उठाएं कभी भी। उसको आपको या ग्लव्स मिल जाए, दस्ताने होते हैं रबड़ के, वो पहने, या नहीं आजकल पॉलीथीन के बैग होते हैं सब जगह, उससे उठाएं। और मुंह पे भी थोड़ा कपड़ा बांध के रखें, आंखों को बचा के रखें, क्योंकि इसका कीटाणु की एक बूंद भी, छोटी सी बूंद भी आपकी आंख में चली जाए तो उसी से आपको बीमारी फैल जाएगी। और जहाँ भी वो बच्चा, उसका अबॉर्शन का वो जेर वगैरह गिरी है, उस जगह की उसको पूरी तरह से हटा के उसको जमीन में अच्छी तरह से गाड़ना पड़ता है, और उस जगह में अच्छी तरह फिनाइल का छिड़काव वगैरह करके और उसको ऊपर ताकि उसको ढक दें, ताकि जो दूसरे जानवर उसको चाटे ना, और जो कुत्ता वगैरह भी उसको ना खाए। जब भी आप एक नया पशु खरीदते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पशु की खून की जांच हमारी प्रयोगशाला से करा लें। हम आपको बता पाएंगे कि इसमें इस बीमारी के लक्षण हैं, कि इस बीमारी का प्रकोप है कि नहीं। तो खासकर जो डेयरी फार्मर हैं, जो बड़े लेवल पे पशुपालन करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हर पशु, जो भी नया पशु खरीदें, उसकी खून की जांच कराएं, ताकि पता लगे कि उसमें ब्रुसेलोसिस कीटाणु के लक्षण तो नहीं है, इसमें बीमारी तो नहीं है। और जितने भी आपके जानवर हैं, अगर आपके और भी पशु हैं आपके घर में और एक पशु ने गर्भपात किया है, तो सभी पशुओं की खून की जांच करा लें, ताकि आपको मालूम पड़े कि इन पशुओं में हमारे ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी नहीं है। इसके बचाव का टीका है जो अब हरियाणा सरकार की तरफ से मुफ्त में चिकित्सालयों में उपलब्ध होता है। आप इसकी उम्र होती है, जैसे कटड़ी या बछड़ी है, उसी में लगता है। जब वो 4 से 6 महीने की होती है तो उनको एक बार एक टीका लगेगा और सारी उम्र उसको उस बीमारी से बचाव करेगा। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें। जरूरी ये है कि जब भी पशु चिकित्सक पशुओं को आवश्यक टीके लगवाएं, तो पशुओं के सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे। तो सभी किसान भाइयों से हमारी ये अपील है कि इस बीमारी के प्रति जागरूक हो जाएं, और अगर आपके पशुओं में इस तरह कोई गर्भपात की समस्या है तो उसकी निदान हमारे प्रयोगशाला से करा लें, ताकि आपको इस बारे में निश्चिंत हो जाएं कि आपके पशुओं में इस तरह की बीमारी नहीं है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन्हीं कीटों में जिन कीट का आक्रमण फसलों में मुख्य रूप से देखा जाता है वो है दीमक। यदि समय रहते किसानों द्वारा दीमक पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कीट फसलों में भारी नुकसान पहुंचाता है। तो किस प्रकार से करें इस कीट का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, खेत में दीमक का प्रकोप नहीं हो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं तो वो जो भी कच्चे पदार्थ है, कच्चे पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो फसल आपने बो रखी है उसकी जड़ों को आप या जो फसल अवशेष है उनको हमें इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। वरना क्या होगा, जो भी कच्चा पदार्थ रहेगा, कच्चा पदार्थ मतलब ये हुआ कि पौधों की जड़ें हुई या फिर आपके कच्ची गोबर की खाद अगर खेत में काम में ले रहे हो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर दीमक का आक्रमण शुरू होगा। किसान भाइयों, दीमक पर नियंत्रण पाने के लिए ये भी जरूरी है कि उसकी जो रानी है उसको नष्ट करना भी बहुत जरूरी है, उसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है कि रानी को मारने के लिए जो बांधक या जो बाम्बी है उसको ऊपर से तोड़ देना है और फिर क्या करना है कि उसके अंदर आप या केरोसिन है या क्लोरोपाइरिफॉस दवाई उसके अंदर डाल देनी है। जैसे उदय का जो भी ग्रसित भाग है उसको हमें अपने को जलाकर या तोड़कर हमें नष्ट कर देना चाहिए। तो दीमक के आक्रमण से हमें या दीमक से निजात पाने के लिए किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि विभिन्न फसलों में दीमक कीट के प्रकोप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
यदि किसान भाइयों द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो रहा है तो उन खेतों में हरी खाद का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि हरी खाद को सड़ाने गलाने का काम दीमक करेगी और ऐसे खेतों में दीमक का प्रकोप बढ़ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें किसान भाइयों कि खेत के अंदर आप नीम की खली है या नीम की पत्तियां हैं, जितनी चाहें उतनी खेत के अंदर आप मिला देंगे। साथ ही आप जो करंज होती है, करंज की खली या अरंडी की खली जो होती है, उसको भी खेत के अंदर आप जब बहुत सी बार क्या होता है कि बुआई के साथ भी इसको हल के साथ देते हैं, या जब खेत की तैयारी कर रहे हो उसके समय भी हमें इसको नीम की खली को है या अरंडी की खली को है उसको भी खेत के अंदर मिला देंगे तो इसमें निश्चित तौर से उदय की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पूर्व क्यूनालफास 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला दें। दीमक का प्रकोप फसल में नहीं हो, इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस 4.5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें और इसके बाद ही बीज की बुआई करें। खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरीफॉस 4 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में पानी के साथ मिला दें। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुआई और रोपाई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते तथा उसके अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश सिंह। किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कृषि सुरक्षा में उपयुक्त होने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कीट रोग नाशी रसायनों को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। अब आप खरीफ की बोनी करेंगे और बोनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदान होता है वो होता है बीज का। जब बीज आपको मिलता है तो उस बीज की कैसी गुणवत्ता है, इस बात का आपको जानकारी नहीं होती है। बीज एक ऐसा आदान है कि आपके खेत में अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपके उत्पादन पे भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज के अंकुरण परीक्षण की, क्योंकि किसी भी फसल की बुआई से पहले उस फसल के बीज के अंकुरण की जांच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण पर ही फसल का बीज दर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप बीज के अंकुरण की जांच किस तरह से करें, आइए जानते हैं। आप जिस भी फसल का बीज बोना चाह रहे हैं या बोने जा रहे हैं, उसके 100 दाने गिन करके
या 200 दाने गिन करके आप ले लीजिए। 100 दाने इसलिए ले लीजिए कि जब 100 दाने आप लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, बीज के 100 दाने गिन करके आप ले लीजिए, बोरी की पट्टी गीला कर दीजिए और उसके बोरी की पट्टी को फैला दीजिए और उसके 10 लाइन आप बना दीजिए और हर लाइन में 10-10 दाने आप बीज के डाल दीजिए लाइन से। और इसके बाद धीरे धीरे बोरी को क्या करेंगे, पट्टी को रोल कर देंगे आप, और रोल करने के बाद आप उसको पानी छिड़क करके रख दीजिए। 1 सप्ताह 4 दिन आप रखेंगे, उसमें से बीज का अंकुरण आ जाएगा। उस अंकुरण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो किस स्तर का है, यानी कितना जमा और कितना नहीं जमा। अब 100 दाने जो बीज की आपने बोया है उसमें से अगर आपका 85 दाना 80 दाना जम गया तो हम कहते हैं कि ये बीज बहुत बढ़िया है, यानी इस बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी गुणवत्ता है। अब जो है आपको बीज की मात्रा जितना संस्तुत की गई है, जितना दर है बीज दर, उतना ही अपने खेत में बोना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज 70 दाना जमा या उससे कम जमा थोड़ा, तो आप यह ध्यान रखें कि अब जो है हमारे बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीज की बोनी हो, बहुत सरल तरीका है कि बीज का अंकुरण परीक्षण करें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव आलवा जिला जींद से किशोर सिंह जी ने। यह भेड़ों की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो किशोर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों को आवास व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। एक जो इन पशुओं को रखने की आवास व्यवस्था है बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसके आसपास पेड़ होने चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शेड में हमने दीवार बनाई हुई है, ये 2.5 से 3 फीट की दीवार होती है अंदर से। और ये बारिश और हवा, तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आती है, उनसे पशुओं का बचाव हो जाता है। उसके अंदर जितना एरिया हमने 20 बाई 60 फीट का अंदर कवर्ड एरिया होता है और लगभग ऐसे 30 बाई 60 फीट जो है हमने इसको ओपन बनाया हुआ है। और बीच में ये गेट हम खोला रखते हैं ताकि ये जब भी पशु का मन हो, और गर्मी सर्दी में गर्मी लगे तो अंदर आ जाए, सर्दी लगे तो अंदर आ जाए, अगर धूप नहीं है तो बाहर पशु अपने आराम से जा सकता है। इस दीवार की हाइट मैं बता रहा था, जैसे ये 2.5 से 3 फीट रखते हैं ताकि इसमें बाहर से कोई ठंड, सर्दियों के दिनों में भी पशु इसके नीचे बैठ जाता है और उसको ठंड लगने का कोई स्कोप नहीं होता और उससे निमोनिया और दूसरी बीमारियों से उसका बचाव हो जाता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा, जैसे अंदर जितना कवर्ड एरिया है उससे 1.5 गुना जो है बाहर ओपन एरिया होना चाहिए। लेकिन किसान भाई भेड़ों के लिए उचित आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये भेड़ें कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप इस तरह की समस्या से बचने के लिए किस प्रकार से करें आवास का प्रबंधन, आइए हम आपको बताते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसमें कम से कम भी 100-125 एनिमल आराम से 150 एनिमल रह सकते हैं। ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है उसकी, अगर ये शेड जो हमने बताया है वो 3 से 3.5 लाख में पूरा शेड बनता है, जिसमें 150 एनिमल आप आराम से रख सकते हैं। एक बार आप उसमें लागत लगा देंगे, उसके बाद उसका सारी ज़िंदगी भर के लिए एक एसेट हो जाता है और पशुओं के लिए उसका अच्छा रख रखाव होगा। तो सारा 2, 3, 4, 5 साल में ही उसकी सारी कसर निकल जाती है, सब पैसा वापस आ जाता है।
किसान भाइयों, भेड़े दाने को खराब ना करें, इसके लिए फीडर की व्यवस्था करना आवश्यक है। साथ ही भेड़ों को संतुलित मात्रा में आहार खिलाएं, ताकि भेड़ों की अच्छी वृद्धि एवं विकास हो सके। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो फीडर हैं ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, और वैसे हम उनको अगर आप डालोगे तो दाना वेस्ट होता है, दाना गिरा देते हैं, या किसी बकेट में डालेंगे या टब में डालते हैं उसमें नुकसान होता है। और ये फीडर बनाए हुए हैं, इसमें अगर दाना डालेंगे तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगी, और ये बड़े प्यार से सारे जानवर जो है दाना खा लेते हैं। लगभग 8 फीट इसकी लंबाई है, और आप ऊंचाई देख ही रहे हैं, लगभग 15-17 इंच लंबाई होती है। बीच का जो एरिया है वो 8 से 10 इंच का रखते हैं। इसमें दोनों तरफ से अपने बच्चे आराम से दाना खा सकते हैं। भेड़ों को हम ये भेड़ पालक उनको ये सलाह देंगे कि जैसे ये भेड़ों के बच्चे होते हैं उनको भरपूर पोषण नहीं मिलता है, इसलिए उनको जो बच्चों को 100 से 150 ग्राम जरूर ये जो दाना दें, ताकि उससे जो उनकी कमी है वो पूरी हो जाए। वो क्योंकि माँ के दूध से सिर्फ कमी पूरी नहीं होती, और बाहर चरने के लायक वो भी होते नहीं हैं। जब ये 3 से 6 महीने के हो जाते हैं तब ये 3 महीने की एज पे ये दाना खाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम इनको 200 से 250 ग्राम अगर आप दाना देंगे तो उससे उनका जो है पोषण अच्छा होगा और उनका वजन भी अच्छा आएगा। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन कर रहे एक प्रगतिशील किसान का अनुभव, दुधारू पशुओं में लगने वाली घातक बीमारियां और उसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।